हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है वृद्धाश्रम में रह रहे बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चों को सिखाया सबक। इंसुलिन भरे इंजेक्शन की छोटी सुई लगते ही राम प्रसाद के मुंह से सिसकारी निकल गई। उन्हें यह रोज़ सहना पड़ता था क्योंकि इंसुलिन अब उनकी ज़िंदगी की डोर बन गई थी और अब तो जानकी के साथ जीने की लालसा ने इस कष्ट को सामान्य कर दिया था। उनकी इस सिसकारी पर जानकी ने कहा, इतने सालों से इंजेक्शन लगवा रहे हो पर सिसकारी मारना नहीं भूले। कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो इंजेक्शन लगाते ही सी सी करने लगते हो। अरे जानकी, तुम्हें मैं बड़ा लगता हूँ? राम प्रसाद ने हमेशा की तरह कहा। अब उनके लिए तो जानकी ही सर्वस्व थी, एक मित्र, साथी और प्रेमी। हाँ, प्रेमी भी। इसीलिए तो जब जब जानकी अपनी चश्मा चढ़ी आंखों को फैलाकर इंजेक्शन भरने लगती, राम प्रसाद एकटक उनके चेहरे को ताकते रहते और जब वह इंजेक्शन लगाती, राम प्रसाद सिसकारी जरूर भरते। उसको पता था कि राम प्रसाद ऐसा जानबूझकर करते हैं, फिर भी वह ज़रूर कहती, सच में इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। इसके बाद राम प्रसाद के न के साथ शुरू हुआ संवाद और जानकी की ज़िंदगी की डोर का। 2 साल हो गए थे राम प्रसाद और जानकी को इस वृद्धाश्रम में आए। यहाँ पहला कदम रखने का दुख आज हृदय के किसी कोने में दबकर रह गया है। जब ये आए थे तब दोनों के पैर साथ चलते थे और अब हृदय की धड़कन भी साथ चलती है। जैसे एक की थम जाएगी तो दूसरी की भी। मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ? जानकी ने पार्क में लगे झूले पर बैठे राम प्रसाद से पूछा, पर उनका ध्यान तो कहीं और था। वह सामने रखे गमले में लगे कैक्टस को एकटक ताक रहे थे। मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ? उसने दोबारा पूछा। इस बार भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह झूले पर बैठ गई। थोड़ी देर तक झूले के साथ मौन भी झूलता रहा। जानकी ने अचानक पैरों को जमीन पर रखकर झूले को रोकते हुए पूछा, आप केवल कैक्टस को ही क्यों देखते हैं? मुझे लगता है इस जीवन में मैंने केवल कैक्टस ही बोए हैं, इसलिए कैक्टस मुझे अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से मैं यहाँ हूँ भी। अचानक झूले के रुकने से जैसे वे नींद से जागे थे। कैक्टस में भी फूल खिलते हैं। हो सकता है कि यह आश्रम भी तुम्हारे लिए कैक्टस बन जाए। जानकी ने आशावादी विचार व्यक्त करते हुए कहा, कभी कभी कैक्टस से भी संबंध की शुरुआत हो सकती है। राम जब से इस आश्रम में आए थे उनके चेहरे पर हमेशा उदासी ही छाई रही। आश्रम में रहने वालों से वह बातचीत भी बहुत कम करते थे। हमेशा वह अकेले ही बैठे रहते थे। एक रात 2 बजे जानकी ने उन्हें झूले पर बैठे देखा था। शायद उस आश्रम में जानकी ही एक ऐसी थी जिसे राम प्रसाद कभी कभार 2-4 बातें कर लिया करते थे। जानकी ने उनके पास जाकर पूछा था, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गया। नींद क्यों नहीं आ रही है? जानकी ने पूछा। शायद वह उनसे बातें करना चाहती थी। हर चीज़ की वजह नहीं होती, होती तो है, बस हम जानना नहीं चाहते। जानकी ने रात की हवा में जैसे नमी मिल आई हो इस तरह कहा, आप अपने मन की बात कह दीजिए, इससे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बात सुन लेने के बाद शायद मैं वजह खोज सकूं। मैं मेजर डिप्रेशन का रोगी नहीं था। राम प्रसाद ने रात को खुले आकाश में फैले अनगिनत सितारों को ताकते हुए कहा। तो जानकी ने छोटा सा सवाल किया। उन्होंने डिप्रेशन शब्द सुना न हो ऐसा नहीं था। वह अध्यापिका थीं, स्वभाव से वह आशावादी थी। हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए वह स्वीकार करती थीं। उसके इस सवाल से राम उत्तेजित होकर बोले, तो क्या आज इसी बीमारी की वजह से मैं यहाँ इस वीरान वृद्धाश्रम में हूँ? मैंने अपने पोते पर हाथ उठा दिया था और जानती हो क्यों? कहते हुए राम का शरीर कांप रहा था। आंखें सहज ही चौड़ी और लाल हो गई थीं। उनकी आंखों में ठहरी बातें पाला तोड़कर बह रही थीं। केवल उससे मेरी इंसुलिन की सिरिंज टूट गई थी। मैं अभी भी उस दृश्य को देख रहा हूँ, क्योंकि वह दृश्य मेरी आंखों के सामने हमेशा ही नाचता रहता है।
वह दृश्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसी की वजह से बेटे ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल से सीधे इस वीरान वृद्धाश्रम में छोड़ गया। मैंने अपने पोते पर हाथ उठाया। राम ने यह अंतिम वाक्य इस तरह से कहा जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहे हों। इतना कहते कहते उनकी सांस फूलने लगी थी। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर आगे कहा, वह मेरा कितना ख्याल रखता था, मुझे कितना खुश रखता था। अपनी दादी के जाने के बाद वही एक सहारा था मेरा। आपको पता है, वह रोज़ाना मेरे साथ मंदिर जाता था, मेरे पास बैठकर होमवर्क करता। कोई भी बात होती दादाजी दादाजी कहकर पहले मुझे ही बताता। और मैंने यह क्या किया? उसकी दादी का खालीपन मुझे खा गया। अकेलापन मुझसे सहन नहीं हुआ। इतना कहकर राम रोने लगे। जानकी ने भी उन्हें रोने दिया। वह केवल उन्हें देखती रही और उनकी बातें सुनते रही जब तक राम प्रसाद के मन की भड़ास ना निकल गई। किसी को भी इस तरह सुनना भी एक कला ही है। यह कला भी सबके पास नहीं होती। उस रात के बाद जानकी राम का ख्याल ही नहीं रखने लगी, बल्कि हर तरह से उनकी देखभाल करने लगी। वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखती थीं। रोज़ाना याद करके उनकी दवाएं देना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना, अब यह सब वही करती थीं। दोनों साथ बैठकर भगवद गीता का पाठ करते। उसका अर्थ समझने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक पार्क में टहलते हुए चर्चा करते। कभी कभी बातों में विरोधाभास होता तो तुम ही सच्चे हो, मैं गलत हूँ, पर बात खत्म हो जाती। इस तरह दोनों में मीठा झगड़ा भी होता। सालों बाद राम के लिए अब यह वीरान आश्रम रंग बिरंगा फूलों से भरा उपवन लगने लगा था। एक दिन जानकी का बेटा उनसे मिलने आया। उसने माँ से घर चलने को बहुत कहा, पर वह घर जाने को राजी नहीं हुई। उस समय राम को पता चला कि जानकी स्वेच्छा से आश्रम में रहने आई थीं। वह तो अपने गांव में ही रहना चाहती थीं, जबकि बेटा गांव का सब कुछ बेचकर शहर में बस जाना चाहता था। वह सादगी से जीने की आदी थीं, इसीलिए उन्होंने बेटे से कहा था, मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। बेटे और बहू ने बहुत समझाया कि समाज में उनकी बदनामी होगी, पर वह नहीं मानी और वृद्धाश्रम में रहने आ गई थी। एकांत उनकी प्रवृत्ति थी। वह रहती भी एकांत में ही थी। पर जानकी और राम को कहाँ पता था कि वृद्धाश्रम में आने के बाद उन्हें एक साथी मिल जाएगा जिससे निरंतर बातें की जा सकेंगी, नाराज भी हुआ जा सकेगा और मनाया भी जा सकेगा। इतने सालों से साथ रहते रहते उनके बीच सात्विक प्रेम का सेतु बंध गया था। दोनों एक बार फिर युवा हो गए थे। उनमें फिर से प्रेम हो गया था और ज़िंदगी एक बार फिर से प्रेममय हो गई थी। प्रेम तो कभी भी कितनी भी बार हो सकता है, पर प्रेम व्यक्ति से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होता है। राम कभी फूल तोड़कर जानकी को देते तो कभी कोई माला बनाकर जूड़े में लगाते। यह सब करने में वह जरा भी नहीं शर्माते। उसी तरह जानकी भी प्रेम भाव में यह सब स्वीकार करती। ऐसा करते हुए वह सहज हंस भी देते। इतना ही नहीं, अब दोनों एक ही थाली में साथ खाने भी लगे थे। ऐसे में ही एक दूसरे को खिला भी देते थे। बस एक ही कौर में पेट भर जाता था। उन दोनों के प्रेम को देखकर वृद्धाश्रम के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, पर उनकी बातों पर न जानकी ध्यान दे रही थी और न राम। दोनों ही खुद में मस्त थे। लोग कहते, इस उम्र में इन्हें यह सब करते शर्म भी नहीं आती। जिस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए, इन्हें देखो, ये प्रेम के गीत गा रहे हैं। शायद उन लोगों को जानकी और राम जो कर रहे थे उस बात पर गुस्सा नहीं था। उन्हें उन दोनों का साथ रहना खल रहा था। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि उनके साथ ऐसा क्यों नहीं है। इसी ईर्ष्या की वजह से एक बार फिर उन दोनों के जीवन में कैक्टस उगाया था। उन लोगों ने आश्रम के संचालक से शिकायत कर दी कि इस उम्र में ये दोनों यह कौन सा तमाशा कर रहे हैं। एक वृद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इन दोनों को किसी ने इस तरह एक साथ देख लिया तो जो लोग आश्रम को दान देते हैं वे दान देना बंद कर देंगे कि यह आश्रम है या अयासी का अड्डा। इन्हीं लोगों की बातों में आकर संचालक ने राम और जानकी के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बताई। राम के घर से तो कोई जवाब नहीं आया। कहा गया कि
आपको उनके बारे में जो निर्णय लेना है लीजिए। हम लोगों को अब उनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि जानकी का बेटा जानकी को ही नहीं, राम को भी अपने घर ले जाना चाहता था, पर इस बार भी जानकी ने साफ मना कर दिया। तब बेटे ने यह ज़रूर कहा कि मुझे पता नहीं था कि मम्मी इसीलिए अकेली रहना चाहती थीं। यह कहकर जानकी के बेटे ने एक फाइल निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, मम्मी, मैंने अपने एक परिचित वकील से वसीयत तैयार कराई है। ये उसी के कागज़ हैं। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, जिससे आपके न रहने पर मकान वगैरह अपने नाम कराने में मुझे कोई परेशानी ना हो। बैंक से पैसे निकलवाने में भी किसी तरह की अड़चन ना आए। जानकी कुछ देर तक उस फाइल को घूरती रही। उसके बाद उसने फाइल उठाते हुए कहा, जरा मैं इसे राम को दिखा लूँ, उसके बाद दस्तखत कर दूँगी। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं जानकी, उन्हें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। देखा नहीं उसने संचालक के सामने क्या कहा था? कहा था कि उसे पता नहीं था कि मम्मी इसीलिए यहाँ रह रही हैं। क्या हम लोग साथ रहकर कुछ गलत कर रहे हैं जानकी? राम ने उसको सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, इस बात को छोड़ो, यह बताओ कि जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी पैसे बेटे को न देना चाहें तो? कोई बात नहीं, चीज़ तुम्हारी है, जिसे मन हो उसे दो। इस पर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो वह तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे कैसे ले लेगा? अच्छा, मैं जिस किसी को अपनी प्रॉपर्टी या पैसे देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जानकी ने पूछा। इसके लिए कई विकल्प हैं, आप कोई भी विकल्प अपना सकती हैं, जैसे कि वसीयत, रजिस्टर वसीयत, रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह। राम ने बताया। इसमें सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है? सबसे बढ़िया तो रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी में क्या अंतर है? वसीयत में हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को अपने मरने के बाद देने की बात करते हैं, जबकि पावर ऑफ अटर्नी में हम अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं। यह दो तरह की होती है। एक में जीवित रहने तक ही अधिकार होता है, जबकि दूसरी में मरने के बाद भी अधिकार बना रहता है। राम ने कहा, पर तुम यह सब जानकर क्या करोगी? सामने ये जो कागजात रखे हैं उस पर दस्तखत करने के पहले यह सब जान लेना जरूरी था ना? कहकर जानकी ने बेटे द्वारा दी गई वह फाइल एक किनारे रख दी। जानकी और राम प्रसाद के बीच का प्रेम आखिर आश्रम में रहने वाले लोगों से देखा नहीं गया। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि किसी भी तरह उन दोनों को आश्रम से बाहर किया जाए। आखिर किया भी वही गया। निर्णय सुनकर दोनों में से किसी ने कारण नहीं पूछा। उन्होंने तो तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो दोनों साथ रहेंगे। आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ थे ही, केवल शरीर से ही थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन दोनों के मन मजबूत थे, इसीलिए तन की चिंता नहीं थी। वे खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे की सांस बन चुके थे। जानकी ने आश्रम के गेट से निकलते हुए कहा, हमारा आगे का रास्ता शायद अब कैक्टस का फूल होगा। सचमुच उनका आगे का रास्ता कैक्टस का फूल ही साबित हुआ। जानकी और राम प्रसाद एक दूसरे का हाथ थामकर आश्रम से निकले तो अंत तक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। आश्रम से निकलकर उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया था। घर का काम करने के लिए उन्होंने नौकरानी रख ली थी। दोनों मिलकर खाना बनाते, साथ बैठकर प्रेम से खाते, सुबह शाम साथ घूमने जाते। उनके दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। एक दिन जानकी राम प्रसाद के साथ तहसील गई और अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। जानकी के इस प्रेम को देखकर राम ने भी अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी लिखवा दिया कि अंत में जो बचेगा और उसकी देखभाल जिस अस्पताल में होगी, सारी प्रॉपर्टी और पैसा उस अस्पताल को मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।